तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन का पार्ट 3, राइट। इससे पहले हमने दो पार्ट डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, जिसमें हमने बेसिक फंडामेंटल्स का पार्ट 1 रहा था हमारा, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको टेबल बताया था कि प्रोनाउन कैसे कैसे काम करता है, प्रोनाउन के कितने केसेस होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस बताया था, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, पोजेसिव केस और जेनेटिव केस। और ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउंस में हम केसेस को फॉर्म कैसे करते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है पोजेसिव में, पोजेसिव के फिर आगे दो भाग होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, राइट। फिर हमने आई का पोजेसिव एडजेक्टिव में माय बनाया था, पोजेसिव प्रोनाउन में माइन बनाया था, और रिफ्लेक्सिव में हमने माई सेल्फ बनाया था, राइट। तो वो टेबल हमने किया था। तो लास्ट सेशन में हमारा बेसिकली हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ लिए थे, उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कर लिया था, उसके बाद हमने एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कर लिया था, और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस तक पढ़ा है, राइट। आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा दैट वुड बी प्रोनाउन का पार्ट नंबर 5 से हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस मैंने आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में भी इसके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस दिया हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, और मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ। सो पहले तो आपको सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि इसका नाम इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्यों पड़ा है। व्हाई डू वी कॉल इट इंडेफिनिट प्रोनाउंस, राइट। इंडेफिनिट, देखो इंडेफिनिट होता है समथिंग विच इज नॉट डेफिनेट। जो चीज डेफिनेट नहीं है वो इंडेफिनिट में जाएगी। अब इंडेफिनेट को इसको क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि देखो जब मैं बोलता हूं कि राम हमारी क्लास कक्षा में आ रहा है, तो हमें पता लग रहा है कि कोई लड़का है हमारी क्लास का राम, जिसका नाम राम है, और वो राम कक्षा में आ रहा है, राइट। अब हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर मैं बताऊं रीटा आ रही है क्लास में, तो भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैं बताऊं ही आ रहा है, ही इज कमिंग टू आवर क्लास, या शी इज कमिंग टू आवर क्लास, राइट, तो ही और शी से हमें जेंडर स्पेसिफाई हो रहा है। लेकिन जब हम बेटा somebody बोलते हैं, हम बोलते हैं somebody is coming to our class, या somebody is coming to the class, राइट। सो somebody से someone बोलता हूं, someone is coming to our class, राइट। तो someone और somebody बोलने से हमें कभी भी ये वर्ड्स डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं देते। एक्चुअली somebody तो कोई भी हो सकता है ना, कि कोई हमारी क्लास में आ रहा है। अब वो कोई कौन है, ही है, शी है, मेल है, फीमेल है, राम है, रीटा है, वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन ओवर हियर। दैट इज वाई एक ट्रिक से आपको यहाँ पे याद रखना है बेटा। ये जो ट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पे, बोल रहा है जो भी वर्ड्स जो बडी पे एंड होते हैं, जितने भी वर्ड्स जो वन पे खत्म होते हैं, और जितने भी वर्ड्स जो थिंग पे खत्म होते हैं, राइट। तो बडी, वन और थिंग पे एंड होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं बेसिकली। तो आप इस ट्रिक से इन वर्ड्स को रिमेंबर, रिकॉल कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो कि समबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, एवरीबडी है, राइट। फिर समवन बन जाएगा, नो वन बन जाएगा, ठीक है, वन आ रहा है एंड में, फिर एवरीवन में भी वन आ रहा है, नन में भी वन आता है। फिर जो थिंग वाले वर्ड्स हैं आपके समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग, राइट। तो आपको एक बात का ध्यान यहाँ पे और भी रखना है कि जो थिंग वाले वर्ड्स होते हैं ये नॉन लिविंग के लिए रेफर होते हैं। जितने भी थिंग वाले इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ये नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब नॉन लिविंग के लिए रेफर होते हैं ये। जैसे आपकी क्लासेस सही चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, तो आप बोलोगे सर एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब सही जा रहा है, वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, नथिंग इज सीरियस, राइट। सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो हम वहां पे नॉन लिविंग के लिए इसको लगाते हैं। और जो बडी और वन वाले वर्ड्स होते हैं बेटा, वो हमेशा ही लगाए जाते हैं, लिखे जाते हैं लिविंग बीइंग के लिए। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बडी और वन वाले वर्ड्स लिविंग बींग्स को रेफर करते हैं, और थिंग वाले वर्ड्स हमेशा ही नॉन लिविंग को रेफर करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इनके ऊपर क्या पॉइंट बन रहा है। मेन इंपॉर्टेंट बात है जो कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है वो ये है। तो इस नोट को हमेशा ध्यान रखें, जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसमें somebody आ जाता है, someone है, something है। फिर आपको दो वर्ड और भी याद रखने हैं, मैंने पीछे नहीं डाले थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज ईच एंड एवरी। अब ईच और एवरी इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, ना तो ये वन पे खत्म हो रहे हैं, ना ही बडी पे खत्म हो रहे हैं, ना ही थिंग पे खत्म हो रहे हैं, राइट। तो ईच और एवरी भी आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं, और इनको हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना सिंगुलर रिज्यूम किया जाता है, कंसीडर्ड सिंगुलर, इनको हमेशा ही सिंगुलर माना जाता है। मींस सिंगुलर मानने से मतलब ये है कि जब भी कभी सेंटेंस में ये वर्ड्स आपको मिले, ये वर्ड्स आपको दिख जाए, तो आपको वहां पे इनको अजम्पशन लगानी है ही की, आपको इनको ही मान के चलना है। लेकिन जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर इनको दे मान के चलता है, मतलब वो प्लूरल की अजम्पशन लगाता है, एवरीबडी को, समबडी को, ईच को, एवरी को हमेशा ही वो दे मान के चलेगा, ठीक है। अब आपको लास्ट सेशन में टेबल बताया था, अगर वो दे मान के चलेगा तो आपको आपको पता है दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, देम होता है, राइट। और दे का पोजेसिव क्या होता है, देयर होता है। तो वो एरर में आपको ना देयर देता चलेगा। जैसे बोलेगा एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट,
हो सकता है आपने स्पीकिंग में ऐसे, हम लोग मोस्टली पीपल स्पीक लाइक दिस, एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री, क्योंकि बोलने में सही लग रहा है, बल्कि हम क्या मानेंगे, मतलब वो देयर लगा रहा है तो मतलब वो एवरीबडी को दे मान रहा होगा, तो दे का पॉजेसिव केस उसने आगे देयर यूज किया, राइट। लेकिन जबकि हम क्या मानेंगे, इसको ही मानेंगे। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, हिम होता है, टेबल में बताया लास्ट सेशन में। ही का पॉजेसिव क्या होता है, हिज होता है, राइट। तो आप वहां पे देयर को ड्रॉप करके उसकी जगह पे हिज लिखते चलोगे। जितनी बार भी आपको ईच के साथ, एवरी के साथ, एवरीबडी के साथ, एवरीथिंग के साथ देयर लिख के देगा, तो आपको वहां पे उसके साथ हमेशा ही हिज को लिख के आना है। तो सिंगुलर प्रोनाउन का केस यही बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है ऑलवेज कंसीडर्ड सो दे टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। पहली बात, वर्ब का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ। हमेशा हम बोलते हैं एवरीबडी इज प्रेजेंट इन द क्लास, कभी ऐसे बोला हमने एवरीबडी आर प्रेजेंट इन द क्लास, नो, नेवर। हम हमेशा एवरीबडी इज बोलते हैं, राइट। तो सिंगुलर वर्ब लगती है इनके साथ। और दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन के केस का। केस ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, टेबल का केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। तो अगर वो दे सब्जेक्ट मानेगा तो वो पॉजेसिव में आपको देयर देगा, जबकि आपको हमेशा इसको सिंगुलर अजम्पशन लगानी है, ही अज्यूम करके चलना है इनको, और आगे जो है आपको देयर को ड्रॉप करके हिज लगाना है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि पहला कॉन्सेप्ट वर्ब के साथ अटैच होता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस का, और सेकंड कॉन्सेप्ट इसका जुड़ा होता है बेसिकली प्रोनाउन के केस के साथ। अब इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगर हम कंपटीशन में इंडेफिनिट प्रोनाउंस की बात करें तो इसके सवाल कुछ इस तरह से बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एवरी वन ऑफ द मेन प्रेजेंट हियर हैज गिवन अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड, राइट। सो एवरी वन ऑफ द मेन प्रेजेंट हियर। अब हम सोचेंगे, बच्चा सोचता है कि शायद यहाँ पे मेन हमारा सब्जेक्ट है, मेन के हिसाब से फिर आगे वो जो है बेसिकली यहाँ पे हैज दे रहा है और आगे फिर देयर दे रहा है। तो मतलब वो एवरीवन को क्या अज्यूम कर रहा है, क्या है वो एवरीवन को यहाँ पे दे अज्यूम कर रहा है। अगर एवरीवन को उसने दे माना होता तो फिर तो यहाँ पे हैव आना चाहिए था, क्योंकि प्लूरल वर्ब तो हैव होती है। अगर एवरीवन दे है तो फिर यहाँ पे हैव होना चाहिए था। अब यहाँ पे कर क्या रहा है, ए पार्ट में एवरीवन लगा रहा है, बी पार्ट में हैज उसके साथ वर्ब सही लिख के दे रहा है, हैज इसकी वर्ब बिल्कुल राइट करेक्ट यूज कर रहा है, लेकिन सी पार्ट में आगे जाके देयर लिख रहा है। तो इसका तो मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन को हम ही मानेंगे, ही के साथ हम हैज लिखते हैं, फिर ही का पॉजेसिव केस हम देयर थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे, राइट। तो ऑप्शन बनेगा हमारा यहाँ पे सी पार्ट। So it should be every one of the men present here has given a day's pay as his contribution to the fund would be the right answer. Come to the question number second. मैंने 4 to 5 एग्जांपल डाले हैं यहाँ पे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्वेश्चन को ऐसे मुझे इंप्लीमेंट करना है। So it is not important that how much theoretical knowledge you have. आपको प्रोनाउन आते हैं, आपको टेंस आते हैं, बट उस आने का कोई फायदा नहीं है उस थ्योरेटिकल नॉलेज का जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हो। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना ही मेनली कंपटीशन है, यही कंपटीशन की इंग्लिश है बेसिकली। वैसे तो आपको पता है कि ऐसे कई लोग होते हैं जो बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, बट ये नहीं मैटर करता कि सामने वाला बंदा फ्लुएंट बोल रहा है, इसका मतलब उसको अच्छा भाषा का नॉलेज है, ठीक है। अच्छा जो रिटन इंग्लिश का जो कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली, जो हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो है आपका ग्रामेटिकल नॉलेज, राइट। तो बोला इट वाज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट। अब बच्चा तो यही सोचेगा कि ब्रदर्स के अकॉर्डिंग शायद ब्रदर्स प्लूरल बन गए तो ये दे है, तो शायद यहाँ पे देयर आ रहा है, जबकि इसका मेन सब्जेक्ट तो यहाँ पे बेटा ईच है। हम सब्जेक्ट सेंटेंस में जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो हमेशा आपको वर्ब को ही हिट करना है और प्रोनाउन के केस को ही हिट करके आना है एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पे ईच के साथ आप क्या लगाओगे, आगे देयर बोलोगे, ईच मतलब ही होगा। तो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑफ यहाँ प्रेपो आ गई, पहले भी बताया प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे ईच है, ईच को क्या जम्पशन लगेगी, ही की लगेगी। तो जब ईच ही है तो आप यहाँ देयर थोड़ी लिखोगे, क्या लिख के आओगे पेपर में, इसमें भी हमारा आंसर बनेगा सी, और इंस्टेड ऑफ there it should be his आएगा। so right sentence बन जाएगा, it was with great difficulty that each of the brothers could get his share of property। इंडिविजुअली लेते हैं इसको, यूनिटी के तौर पे हम उसको प्लूरल नहीं मानते, सिंगुलर मानते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखें। अब आपको ध्यान रखना है ईदर नीदर के साथ भी सेम ही कॉन्सेप्ट चलता है। ईदर नीदर भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेते हैं और प्रोनाउन का केस भी सिंगुलर लेते हैं। बोला नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज गॉट हिज मनी बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। तब यहाँ पे प्रोनाउन के केस का भी कॉन्सेप्ट है, वर्ब का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बच्चा सोचेगा शायद यहाँ पे टू ब्रदर्स, ये जो द टू ब्रदर्स है शायद ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पे हैव करके आ जाएं, लेकिन अगर मैं यहाँ हैव लिखूंगा तो यहाँ देयर भी लिखना पड़ेगा मुझे,
तो एक्चुअली फिर से वही बात आ गई, प्रैपो के बाद ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है बेटा, नीदर है। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस में दैट इज नीदर है, और नीदर के अकॉर्डिंग मतलब ये ही माना होगा इसने, तभी यहाँ पे हैज दे रहा है और यहाँ पे हिज दे रहा है, वाक्य शुद्ध है, वाक्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। राइट आंसर बनेगा बेटा यहाँ पे डी, राइट क्योंकि नीदर ईदर का कॉन्सेप्ट भी सेम इंडेफिनिट प्रोनाउन से ही अटैच करता है, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर लिखी जाती है और प्रोनाउन का केस भी आपको सिंगुलर ही लिखना होता है। राइट, कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का थोड़ा सा डिफरेंट, मैंने बोला आपको, आई टोल्ड यू अर्लियर, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ कम से कम 4 to 5 कॉन्सेप्ट्स रिलेट करते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जुड़े हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ। राइट, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको वर्ब का एरर बता के हिट करके बता दिया और आपको प्रोनाउन का केस बता दिया, देयर नहीं लेते कभी भी, हमेशा आपको इसके साथ हिज लिखना है। राइट, अब नॉर्मली हम हिज ही क्यों लिखते हैं, यहाँ पे हर क्यों नहीं लिखते, इसका भी रीजन बता देता हूं। देखो हम बोलते हैं एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, आप बुक्स में जब पढ़ोगे स्टूडेंट्स, ग्रामर चेक करोगे तो वहां पे आपको मोस्टली मिलेगा एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। तो आपका क्वेश्चन यहाँ राइज हो सकता है कि सर यहाँ पे हिज ही क्यों बोलते हैं, हर क्यों नहीं बोलते, ऐसे क्यों नहीं बोलते एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री, सॉरी एवरीबडी शुड लव हर कंट्री, देयर तो आता ही नहीं है, देयर तो प्लूरल तो आना ही नहीं है। राइट, बट हर क्यों नहीं आएगा, ये मतलब मेन क्वेश्चन है कि यहाँ पे मतलब मेल को ही अजम्पशन क्यों लगती है। राइट, तो आपको मैंने शायद पहले भी बताया होगा कि जब भी एवरीबडी में देखो आपको पता है मेल भी आ जाएंगे फीमेल्स भी आ जाएंगी। राइट, तो मतलब उसमें तो मेल और फीमेल्स दोनों आएंगे, बट फिर हम हिज ही क्यों लिखते हैं, तो एक्चुअली इंडिया में पैट्रियार्क सिस्टम है, याद रखना, पुरुष प्रधान देश मानते हैं इंडिया को, ठीक है, यहाँ पे मैट्रियार्क सिस्टम नहीं है, यहाँ पे इंडिया में हम अप्लाई करते हैं पैट्रियार्क सिस्टम, पुरुष प्रधान देश मानते हुए हम इसके लिए केस को अप्लाई करते हैं हमेशा मेल। चाहे आप कोई क्वांट का क्वेश्चन भी कर रहे हो या आप रीजनिंग का भी कोई सवाल कर रहे हो सॉल्व, राइट, आपने देखा यार कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मतलब जेंडर आपको क्लियर नहीं हो रहा कि मेल है या फीमेल मानू इसको, तो वहां पे अजम्पशन बेटा हमेशा ही मेल की लगाते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है फोर्थ, अब आपने देखा एनीवन आ गया, अब एनीवन आ गया तो आपको एकदम ट्रिक से आप पहचान जाओगे कि यार इसके पीछे वन आ रहा है, वन आ रहा है तो मतलब कौन सा प्रोनाउन हुआ बेटा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब एनीवन को मैंने बताया आपको, इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम क्या ज्यूम करते हैं, ही मानते हैं, दे मानते हैं, तो आपको ये भी क्लियर कर दिया कि इसको ही मान लिया हमने। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको आगे जाके हम टेंसेस भी पढ़ेंगे, बचपन से पढ़ता है बच्चा टेंस, आपने पढ़ा होगा पहले कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ बेटा क्या लगाना पड़ता है, वहां पे एस और यस लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, ये तो बिल्कुल फंडामेंटल सी बात है, सबको पता होगा। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस कब लगाया जाता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जैसे ही है, शी है, इट है। हम क्या बोलते हैं, बारिश होती है तो क्या बोलते हैं हम, इट रेन्स। वो क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या बोलते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। राइट, तो ही के साथ हमें प्लेज लिखना पड़ेगा, इट के साथ हमें रेन्स लिखना पड़ेगा, शी के साथ हमें गोज लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस नहीं लगाते। अब क्योंकि यहाँ पे एनीवन आ गया और एनीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन हमें पता है कि ये तो सिंगुलर होते हैं यार, ये तो कभी प्लूरल नहीं होते, तो इसको असम्पशन क्या लगेगी बेटा, ही की लगेगी। अगर ये ही है तो क्या यहाँ पे फिर चूज आएगा, ये तो फिर वही बात होगी, मैंने बोला ही गो, तो क्या ही गो होता है कभी, कभी भी ही गो सही होगा, नहीं होगा। आप जानते हैं कि मुझे यहाँ पे इसके साथ ईएस लगाना पड़ेगा, ही गोज इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज थर्ड पर्सन सब्जेक्ट का जो नंबर है वो सिंगुलर नेचर का नंबर है, तो फिर हमें वहां पे एस और यस लिखना पड़ता है वर्ब के साथ। सो इफ एनी वन ऑफ द गेस्ट्स, अगर ये सिंगुलर है तो बेटा यहाँ पे आएगा चूजेज। ये थर्ड कॉन्सेप्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ भी इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है कनेक्ट करता है, अपना कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करता है। अब मैं बोलता हूं ईच पर्सन स्मोक अ सिगरेट या स्मोक्स अ सिगरेट, अब ईच को क्या ज्यूम करोगे, ही, राइट। जैसे हम बोलते हैं ईच बॉय इज हैप्पी, ईच बॉय इज हैप्पी, राइट। हालांकि इस सेंटेंस का पूरा एग्जैक्ट मीनिंग है ऑल बॉयज आर हैप्पी, लेकिन जब भी हम इंडेफिनिट प्रोनाउन ईच के साथ इसको बोलेंगे तो आप वर्ब इज ही लिखोगे। ईच बॉय इज हैप्पी होता है, मींस ऑल बॉयज आर हैप्पी, अंडरस्टूड मीनिंग इसका ऑल बॉयज है, बट यहाँ पे ईच के साथ क्योंकि हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ इसको लिख रहे हैं तो हमें वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी इज। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया कि यार सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ भी कभी एनीवन आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। We have to put their first form of verb plus s or es, और ये s और es भी मिस करता है सिंपल प्रेजेंट के साथ, राइट। सो इफ एनी वन ऑफ द गेस्ट chooses
chooses to leave before the ceremony is over, lead him to exit quickly. ये राइट आंसर बनेगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन, none of the drug addicts have good human relations at home. राइट मतलब जो लोग नशा करते हैं स्टूडेंट्स, उनके घर में कभी भी अच्छे रिलेशंस नहीं होते. ये इसका ट्रांसलेशन बनता है इस वाक्य का कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके घर पे गुड ह्यूमन रिलेशंस नहीं होते हैं. राइट तो क्या हम यहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स को सब्जेक्ट मान रहे हैं? क्या हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे द ड्रग एडिक्ट्स है? नो, नेवर. कि बिकॉज वी नो हमें सेंटेंस की पार्सिंग करने आती है. ये थोड़ा सा हमारा जब सिलेबस हो जाएगा बेटा, ठीक है, जब हमारे ग्रामर के कम से कम 5 to 6 चैप्टर्स डन हो जाएंगे तो फिर मैं आपको सेंटेंस को उसकी पार्सिंग करना भी सिखाऊंगा कि जब लेंथी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आते हैं, लंबी स्टेटमेंट्स जब आती हैं वाक्य में, ठीक है, मतलब एक पेपर में, तो आप उसको कैसे तोड़ोगे. ठीक है, जैसे देखो डेड बॉडी, मतलब डेड बॉडी का क्या होता है? पोस्टमार्टम होता है. तो कई लोग ना, कई टीचर्स आपने देखा होगा यूट्यूब पे बोलते हैं कि सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हैं आज. ठीक है, तो पोस्टमार्टम इज नॉट द राइट वर्ड. ये वही बात होगी कि सही जगह पे आप गलत वर्ड लगा रहे हो. पोस्टमार्टम डेड बॉडी का होता है, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है. सेंटेंस की पार्सिंग होती है. पार्सिंग इज द राइट वर्ड ओवर हियर. ठीक है, डीप कॉन्सेप्ट है. ठीक है, लंबी स्टेटमेंट्स को तोड़ना आना चाहिए, आपको ब्रेक करना आना चाहिए, उसी को पार्सिंग बोलते हैं. जब उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट को डिवाइड करते हो, दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पार्सिंग इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज. राइट, सो राइट वर्ड इज पार्सिंग, नॉट पोस्टमार्टम. रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वर्ड. राइट, इसको मैं सिखाऊंगा आपको थोड़ा सा चैप्टर्स जब हो जाएंगे हमारे. राइट, तो हमें पता है, हमें पार्स करना आता है स्टेटमेंट को. हमें पता है यार, प्रेपोजिशन के बाद, कई बार बता रहा हूं, बार बार कॉन्सेप्ट वही आ रहा है, ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं. प्रेपोजिशन के बाद आने वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होता है. प्रेपो के ऊपर कभी सेंटेंस खत्म नहीं होता है. अगर मैं बताऊं आई वेंट, सिर्फ मैंने बोला आई वेंट, बिल्कुल सही है. आई सब्जेक्ट हो गया, वेंट आपका सेकंड फॉर्म होगी, करेक्ट हो गया सेंटेंस. सिंपल पास्ट टेंस है ये. लेकिन अगर आप बोलते हो आई वेंट टू, आपने टू लगा दिया वेंट के बाद, तो क्या ये सेंटेंस पूरा है? इज इट कंप्लीट? इज इट करेक्ट टू स्पीक लाइक दिस, आई वेंट टू? आप जानते हैं कि टू तो यहाँ प्रेपो है, और प्रेपो के बाद तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा. आप कुछ भी लिख दीजिए आगे, आई वेंट टू गार्डन, आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू स्कूल. राइट, तो आपको वहां पे प्रेपो का टू का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, बिकॉज प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट यही है कि प्रेपो के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं. प्रेपोजिशन ऑलवेज रिक्वायर्ड इट्स ऑब्जेक्ट. तो ऑफ यहाँ पे प्रेपो है, उसके बाद द ड्रग एडिक्ट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट बेटा बनेगा हमारे यहाँ पे नन, और नन में भी वन आ रहा है, तो आप समझ गए इंडेफिनिट प्रोनाउन है. इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो क्या अजम्पशन लगाओगे? इसको ही की लगाओगे. ही मानोगे तो क्या आप ही के साथ फिर हैव लिखोगे? नो, नेवर. ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बी बेटा. यहाँ पे हैव की जगह पे क्या जाएगा? हैज. सो आई होप मैंने आपको वर्ब के साथ कैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कनेक्शन बिठाता है, वर्ब के ऊपर कैसे अटैक करना है, ठीक है, कैसे आपको प्रोनाउन के केस देयर को हिज में लेके जाना है, और तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अटैच करके दिया इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, कि सिंपल प्रेजेंट में आपको एस और यस का भी ध्यान रखना है. जैसे ईच पर्सन स्मोक्स अ सिगरेट होगा, स्मोक नहीं होगा. जैसे क्या था वो, एनी वन ऑफ द गेस्ट चूजेस हमने करा लास्ट क्वेश्चन में. राइट, तो ये 5 एग्जांपल से आपको क्लियर कर दिया मैंने. इंडेफिनिट प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैंने आपको सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट अटैच करे इसके, अभी भी इसके 1 से 2 फंडे और भी हैं, लेकिन वो मैं वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर में ही बताऊंगा आपको. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन का, फिर वो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, वो आपसे डिस्कस करूंगा मैं. 3 फंडे आपको ध्यान रखना है. पहली बात, कभी भी आपने देयर नहीं लिखना है इनके साथ. एनीबडी, समबडी, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इनके साथ कभी देयर नहीं आता. दूसरी बात, वर्ब हमेशा इनके साथ आपको क्या लगानी है बेटा? सिंगुलर लगानी है. सिंगुलर वर्ब लगानी है. सिंगुलर वर्ब आप इज एमआर भी लगा सकते हो. इज है, सॉरी, इज है, वॉज है, डज है, हैज है, ये सिंगुलर वर्ब लिखनी है आपको. और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब सिंगुलर कैसे लिखते हैं? V1 प्लस एस और यस. आप सभी जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में जब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर होता है, तो उसका भी ध्यान रखना है. अगले पार्ट पे आ चलते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का पार्ट 1 में आपको थोड़ा सा रेफरेंस बताया था कि दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है. 4 ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं. और डेमो का मतलब होता है बेसिकली दिखाना. डेमोस्ट्रेशन होता है आप कुछ शो कर रहे हो.
जैसे हमारा एजुकेशन का काम है, एडुकेशन का काम है, तो बच्चे आते हैं रेलिवेंटली अकॉर्डिंगली अपना अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि सर मुझे रीजनिंग में प्रॉब्लम है, मेरी रीजनिंग नहीं अच्छी है, ठीक है, मुझे रीजनिंग का डेमो दो, मुझे क्वांट में प्रॉब्लम है, मुझे मैथ्स का डेमो चाहिए, मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मुझे इंग्लिश का डेमो दीजिए। तो डेमोस्ट्रेशन क्या है? डेमोस्ट्रेशन किसी भी चीज का हो सकता है। हमारा एजुकेशन का काम है, तो हमें फिर टीचर रेलिवेंट टीचर जो है जाता है फैकल्टी और अपना अपना दिखाते हैं अपना हुनर, राइट। तो डेमोस्ट्रेशन मीन्स दिखाना होता है। तो एक्चुअली जनरल तो ये है कि दिस का प्लूरल बेटा दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। दिस और दीज हमेशा नजदीक के लिए लिखे जाते हैं। डेमोस्ट्रेट होता है बेसिकली इंडिकेटर, पॉइंटर बोलते हैं, जैसे ये वाली फिंगर है हमारी, इसके थ्रू हम पॉइंट करते हैं वो मेरी फ्रेंड आ रही है। तो जैसे ये इंडेक्स फिंगर काम करती है वैसे ही ये चारों करते हैं। जैसे आपके सामने आपका फोन पड़ा है तो आप बोलोगे दिस इज माई सेल फोन, दूर पड़ा है आप बोलोगे दैट इज माई सेल फोन। दीज आर माई बुक्स, नजदीक के लिए दीज, तो दूर पड़ी है तो दोज आर माई बुक्स, राइट। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, छोटा सा बच्चा भी जानता है इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन जो इसका एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो सवाल कंपटीशन में आता है, वो ये दो वाक्य लिखे हुए हैं। आप इन दोनों एग्जांपल्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बोले द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, राइट। सेकंड बोले द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दिल्ली। एक सेंटेंस में क्लाइमेट का कंपैरिजन कर रहा है, दिल्ली का जो क्लाइमेट है उसका कंपैरिजन कर रहा है मुंबई के क्लाइमेट के साथ, और दूसरे में स्ट्रीट्स का कंपैरिजन कर रहा है कि मुंबई की जो स्ट्रीट्स हैं वो ज्यादा चौड़ी हैं किसकी स्ट्रीट से, दिल्ली से, राइट। अब इन दोनों वाक्यों में आपको एक बात मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको पूरा बताया था कि इस पूरे चैप्टर का जो एट्रीब्यूट है ये नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करता है। आपको पता है राम आएगा तो मुझे उसकी जगह लेटर ऑन राम नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट देयर बेसिकली ही। रीटा होगा तो मुझे लिखना है शी, राइट। तो राम की जगह हम ही लिखते हैं, रीटा की जगह शी लिखते हैं। अब ये तो बेसिक लेवल है, ये तो छोटा सा बच्चा भी जानता है, 8वीं 9वीं वाला स्टूडेंट, ठीक है, उसको पता है राम को मुझे बार बार रिपीट नहीं करना है, मुझे उसकी जगह ही लिखना है, राइट। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग चीज आ जाए, जैसे यहाँ पे द क्लाइमेट है और यहाँ पे द स्ट्रीट्स है, तो फिर कैसे करते हैं? तो फिर द क्लाइमेट को आपको सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा कि क्या इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। तो आप देख सकते हैं द क्लाइमेट यहाँ पे सिंगुलर है, तो मैं क्या यहाँ पे दैन के बाद फिर दोबारा से बोलूंगा द क्लाइमेट? क्या मैं ऐसे बोलूंगा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई? नो, ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि जो द क्लाइमेट नाउन है उसको आगे जाके रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसको कैसे सही करते हैं? ऐसे सही करते हैं। ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है ये भी नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने का फंक्शन करता है। बोले द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, ये सेंटेंस सही है। और सेकंड में आप देख सकते हो, ठीक है। एक्चुअली है बात क्या यहाँ पे कि ऊपर वाले सेंटेंस में क्लाइमेट सिंगुलर है, तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नेचर का होता है तो आपको देन के बाद दैट ऑफ दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की हेल्प से उस नाउन को नहीं लिखना है, बल्कि हमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के थ्रू उस रेपिटेशन को अवॉइड कर देना है। अब पहले में दो क्लाइमेट था, द क्लाइमेट सिंगुलर है तो हमने दैट ऑफ लिखा। दूसरे में द स्ट्रीट्स था, जो कि स्ट्रीट्स तो गलियां प्लूरल है तभी तो आर लगा रहा है। ऊपर क्लाइमेट सिंगुलर है तभी तो इज लगा रहा है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर नेचर का या प्लूरल नेचर का है, वो वर्ब से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो कि स्टेटमेंट में यार वर्ब इज लिख रहा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा इसलिए इज लिख रहा है, नीचे आर लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यहाँ पे। तो व्हेनेवर योर सब्जेक्ट वुड बी सिंगुलर, सो देन के बाद आपको दैट ऑफ को रिप्लेस करना होता है। और जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल नेचर का हो तो फिर देन के बाद दोज ऑफ को लिखते हैं। ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं, और ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे ये सैंपल क्वेश्चन थे, मतलब ये एरर ऐसे आता है पेपर में। तो अगर पहले सेंटेंस में एरर पूछेगा तो आपको सी पार्ट पे मार्क करके आना है, क्योंकि देन के बाद दैट ऑफ लगना है। यहाँ पे वो दैट ऑफ प्लेस किया मैंने आगे। फिर दूसरे में सब्जेक्ट प्लूरल है तो देन के बाद सी पार्ट ही इसमें भी गलत बनेगा, देन के बाद यहाँ बेटा दोज ऑफ आएगा। तो जैसे मेरे पास ये सेल फोन है, मान लो मेरे हाथ में कोई दूसरा फोन भी है, मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक फोन ये है, सपोज एक फोन मैंने यहाँ पे, ये माउस है, वैसे इसको फोन अज्यूम कर लो। तो मैं बोलता हूँ ये वाला जो फोन है इस फोन से अच्छा है। कंपैरिजन किसका कर रहा हूँ? एक सिंगुलर सब्जेक्ट का, एक फोन की बात हो रही है ना। तो मैं बोलूंगा दिस सेल फोन इज बेटर देन दैट ऑफ। आप ऐसे नहीं बोलोगे दिस सेल फोन इज बेटर देन दैट सेल फोन। सेल फोन एक नाउन है, कॉमन नाउन है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो उसके रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम आगे जाके लिखते हैं दैट ऑफ। लेकिन सपोज ये दो सेल फोन्स मेरे हाथ में है और दो सेल फोन्स मेरे इस हाथ में है। अब मैं बोलता हूं ये वाले सेल फोन्स इन वाले सेल फोन से ज्यादा अच्छे हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा? दीज सेल फोन्स आर बेटर देन दोज ऑफ। क्योंकि सब्जेक्ट का जो नंबर है वो मैंने प्लूरल नंबर कर दिया। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर आपको दोज ऑफ लिखना है। अब ये बेटा क्रैम नहीं करना,
ये आपको रट्टा नहीं मारना है कि यार सर ने बताया था कि भाई दैट ऑफ लगता है, दोज ऑफ लगता है। अच्छा, ये ऑफ, ये जो प्रपोजिशन होती है ना, ये पता कहां से डिसाइड होती है? यहां से। जो भी वाक्य में पहले सेंटेंस में शुरुआत में जो प्रपोजिशन होती है वही लगती है इनके साथ आगे। अब ये फिक्स मत करना कि दोज ऑफ होता है, दैट ऑफ होता है, ऐसा नहीं होता। प्रपोजिशन वेरी हो सकती है आगे जाके। जैसे कि आप ये एग्जांपल देखिए, कुछ भी चीज फिक्स नहीं करनी होती है, अपनी नॉलेज को वहीं तक लिमिट मत करो कि हाँ यार दोज ऑफ और दैट ऑफ लगता है नाउन के रेपुटेशन को अवॉइड करने के लिए, ऐसा नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे इन लग रहा है। अब मैंने बोला हिज मार्क्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है? सब्जेक्ट का नाम है। कौन सी प्रपोजिशन लगा रहा है? इन लगा रहा है। अरे जब यहाँ पे हिस्ट्री के साथ इन आ रहा है तो फिर आप जब यहाँ पे आपने देखा मार्क्स प्लूरल आगे, प्लूरल आगे तभी आर लिख रहा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो देन के बाद अब क्या लिखेंगे बेटा? एरर इसमें भी सी में है, बट देन के बाद यहाँ दोज ऑफ आएगा या दोज इन आएगा? दोज इन आएगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि दोज ऑफ ही लिखा जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी प्रपोजिशन में स्टेटमेंट में पहले दी होती है वही आपको आगे लिखनी होती है। इट कैन बी दोज ऑफ, इट कैन बी दोज इन, इट कैन बी दोज बाय, इट कैन बी दोज थ्रू, ठीक है, कुछ भी लग सकती है। प्रपोजिशन कैन चेंज लेटर ऑन, राइट? तो इसका जो रूल है वो ये है बेसिकली, आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हो, ये पूरा रूल है, ठीक है। ये जो मैंने आपको मेथड दिया ना, मैंने क्या दिया पहले? मैंने आपको एग्जांपल्स पहले दी, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले दिखाए, गलत सेंटेंस दिखाए, फिर उनके सॉल्यूशन वाइज आपको दिखाया, फिर आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दिया कि दोज ऑफ भी लग सकता है, दोज इन भी लग सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेके जा रहा हूं आपको बेटा। एग्जाम्पल से जब हम रूल की तरफ जाते हैं, ठीक है, पहले टीचर आपको एग्जाम्पल दे रहा है, फिर आपको रूल दिखा रहा है। दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, एक इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग होता है, एक डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेके जाना, दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर अध्यापक क्या करते हैं, पहले रूल रेगुलेशन, नियम कानून, फॉर्मूला वो बताते हैं, फिर वो एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो मैं क्या करता हूं अपनी टीचिंग में, थोड़ा मैं इंडक्टिव मेथड को लेके आने की कोशिश करता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम्पल आपको पहले क्लियर हो गए, ठीक है, आपको मैंने ये उसका सॉल्यूशन बताया, उस सेंटेंस का एग्जाम्पल, ये सॉल्यूशन वाइज आपको करेक्ट करके दे दिया, ये बिना सॉल्यूशन के लिखा था यहाँ पे, और ये सेंटेंस आपको सॉल्यूशन के हिसाब से मतलब बता दिया, क्लियर कर दिया। तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेके जाना बच्चे को, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, और रूल से एग्जाम्पल की तरफ लेके जाना बच्चे को, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। प्राइमरी लेवल पे अगर आप बात करोगे स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी लेवल पे टीचर मोस्टली फॉलो करते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, जो मैंने मेथड अभी अप्लाया, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे बच्चे का लेवल छोटा होता है। आप देखना कभी छोटे बच्चों की बुक्स देखना इंग्लिश की, अगर वहां प्रेपोजिशन चैप्टर होगा तो उसमें पिक्चर मेथड भी होता है, पिक्चर्स टेबल बनाया होगा, ठीक है, टेबल के ऊपर कोई प्लेट रख देगा और बोलेगा बेटा इस सिचुएशन में, सिचुएशन देके पढ़ाना, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। और क्योंकि छोटे बच्चों का माइंड मतलब उतना विकसित नहीं होता है, तो वहां पे इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ज्यादा कारगर होता है। लेकिन बड़े लेवल पे जब हम आते हैं तो आपने देखा होगा 90% टीचर जो है पहले रूल सिखाते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं। तो जब आप ये बात एग्जाम्पल समझ गए तो ये रूल तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। देखो ना, ये रूल तो आपके डायरेक्ट, अगर मैं पहले रूल देता फिर एग्जाम्पल देता, ठीक है, तो वो अलग बात है, वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि डिडक्टिव मेथड नहीं सही नहीं है, वो भी सही है, बट ज्यादा मतलब सिचुएशन के हिसाब से पढ़ाना, उससे ज्यादा बच्चे को क्लैरिटी होती है। बट टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज दैट ऑफ, एंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज दोज ऑफ आफ्टर देन। अब आप बात समझ गए कि भाई ये बोल रहा है कि नाउन के रेपिटेशन को जब अवॉइड करना होता है, बार बार नाउन को नहीं लिखना होता है, तो अगर हमारा वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम लिखते हैं उसकी जगह दैट ऑफ, देन के बाद बोल रहा है आफ्टर देन, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर हमें दोज ऑफ लिखना है देन के बाद, बस बात खत्म, राइट। तो ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ध्यान रखना आपने इसका, ठीक है। तो 6th पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन 7th पार्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट एक नंबर का तो बनता ही बनता है जी। मतलब प्रोनाउन चैप्टर में 4 से 5 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में एग्जामिनर पेपर सेटर इसके क्वेश्चन डालता है। एक आपको सबसे पहले जब टेबल पढ़ाया था उसमें आपको बताया था जेरंड से पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव लगता है, राइट। जैसे मैंने बोला था आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच,
माइंड विनिंग द मैच, मैंने ये पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि प्रोनाउन के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो काफी कंपटीशन में पूछे जाते हैं पेपर सेटर के द्वारा, वो कॉन्सेप्ट है जो जेरेंड से पहले हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जो आपको पिछले सेशन में बताया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं बेटा जिनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाया जाता है। इंजॉय है, अवेल है, प्राइड है, रिजाइन है, अप्लाई है, एक्विट है, असर्ट है, एब्सेंट है, अडेप्ट है, रिकॉन्साइल है, एडजस्ट है, प्रोस्ट्रेट है, सारी वर्ब्स आपको पार्ट 2 में पढ़ा दी है। बट मैं इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं कि ये बड़ा ट्रेंडिंग है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, देगा ही नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये वही बच्चा क्लिक करेगा जिसका ग्रामर बहुत सॉलिड है। ठीक है, ग्रामेटिकल नॉलेज एनहेंस करो अपनी। इट डजेंट मैटर वेदर यू स्पीक और नॉट, आपको बोलना आता है इंग्लिश, ये मैटर नहीं करता कंपटीशन में, लेकिन आप अपने ग्रामर को कितना इंप्लीमेंट करते हो, कितनी डेप्थ है आपके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, ये नॉलेज चेक करता है यहाँ पे, राइट। तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने। थर्ड कॉन्सेप्ट ये जो मैंने अभी बताया आपको, अभी पढ़ाया, ठीक है, बेसिकली दैट ऑफ और दोज ऑफ वाला, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कॉन्सेप्ट जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का केस लगता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फंडा अभी रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आएगा, और पांचवा कॉन्सेप्ट, छठा कॉन्सेप्ट बन जाता है हमारा हु वर्सेस हुम का। कई सेंटेंस हु और हुम पे भी आते हैं, बच्चा वहां कंफ्यूज होता है, यार हु लगाऊं हुम लगाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छे लगने के हिसाब से बच्चा थोड़ा थोड़ा सा सेंस बन रही है, अच्छा लग रहा है तो हु डाल देगा वहां, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो हुम लिख देगा वहां पे। मतलब हम वहां पे मतलब डिटरमाइन करने के हिसाब से नहीं करता बच्चा इंग्लिश को टैकल। जब आप मैथ्स करते हो ना, तो पूरे सम को आप पहले बनाते हो, उसको आप उसको सॉल्व करते हो, राइट। फिर आप एक निष्कर्ष पे निकलते हो कि यार इसका आंसर सी बनेगा। इसलिए मैथ्स का पेपर देने के बाद मैथ्स और रीजनिंग में बच्चा 100% कॉन्फिडेंट रहता है, राइट, कि यार मैंने अगर मैथ्स में प्री में अगर मैंने 35 क्वेश्चन करे हैं तो मेरे 25 या 28 नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि आपने उसको सॉल्व किया है, आपने उसको उन सम्स को बनाया है पेपर में, फिर आपने नतीजे पे आए कि यार सी आंसर है या डी आंसर होगा इसका। लेकिन इंग्लिश को कभी हम बना के नहीं करते, इंग्लिश को हम अच्छा लगने के हिसाब से, बुरा लगने के हिसाब से टैकल करते हैं पेपर में। इसलिए इंग्लिश में कभी कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होता बच्चे का। उसको पता ही नहीं है कि मैंने बी किया है तो क्यों किया है, क्या रीजन था, बस उसको अच्छा लगा उसने बी कर दिया। होता यह है बेटा कि कई बार लगता अच्छा हूं मैं, आता वहां हूं है, और कई बार लगता अच्छा हूं है, आता वहां हूं मैं। आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जब हु वर्सेस हुम का सेशन हमारा होगा, एक ऐसा ट्रिक दूंगा, ग्रामर की एक ऐसी अप्रोच है, ठीक है, अगर आप उस फंडे को इंप्लीमेंट करते हो, राइट, जो मैं आपको ट्रिक दूंगा सेशन में, ठीक है, अभी आने वाला है वो वाला पार्ट हमारा हु वर्सेस हुम का कॉन्सेप्ट पे टिपिकल क्लास होगी आपकी, एक ही सेशन में हु वर्सेस हुम को खत्म कर देंगे। इट वर्सेस दिस और हु वर्सेस हुम का एक सेशन होगा हमारा, कहां पे मुझे इट लिखना होता है, कहां पे मुझे दिस लिखना होता है, दिस इज माई बुक होगा या इट इज माई बुक होगा, क्या फर्क है इसमें, क्या मतलब दिस इज माई बुक एग्जैक्टली सही है या इट इज माई बुक एग्जैक्टली सही है, कौन सा सही है, तो इसके ऊपर सेशन करेंगे। और जब आपको ये ट्रिक्स मिल जाएंगे ना, तो मैं बहुत गारंटी देता हूं आपको, प्रॉमिस करता हूं आपसे, कोई भी क्वेश्चन आप हु और हुम का ना इस अप्रोच से करके आओगे, 100% आपको मतलब वो रहेगी, अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार मैंने ये क्वेश्चन करा है तो मेरा 1 नंबर पक्का है। ठीक है, हमें अपनी नॉलेज के आधार पे ही अपना रिजल्ट लेके आना बेटा, तुक्के हमेशा तुक्के ही होते हैं। ठीक है, फ्लूक तो लग गया तो लग गया, तुक्का तो तुक्का ही होता है जी, तुक्के के ऊपर हम बिलीव नहीं कर सकते। नॉलेज के आधार पे अगर आप क्वेश्चन को डिटरमाइन करोगे तभी फायदा होगा। तो बोला रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू लिंक वन फ्रेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेज और क्लॉज। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, दैट, whose, why एंड which। आपको रिलेटिव प्रोनाउंस पहले तो पता होने चाहिए, हु होता है बेटा, होम होता है, दैट होता है, हुज होता है, वाई होता है एंड विच होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन की तरह ही काम करता है। बोल रहा है कंजंक्शन क्या करता है बेटा, आगे जाके चैप्टर आएगा आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। या तो आप इस फोन को ले लो या तो आप इसको छोड़ दो, इधर यू टेक दिस फोन, सेल फोन और लीव इट, है ना। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, मोहन एक अच्छा लड़का है, सोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन इज अ गुड बॉय, सोहन इज अ गुड बॉय। अरे मैं दो वाक्य क्यों बोलूंगा, मैं एंड से कनेक्ट कर दूंगा, मोहन एंड सोहन आर गुड बॉयज। एंड से मैंने एक ही वाक्य में बोल दिया, मोहन एंड सोहन आर गुड बॉयज। सो वाई शुड आई यूज टू स्टेटमेंट्स ओवर हियर इंस्टेड ऑफ टू स्टेटमेंट्स। मैं एंड से कनेक्ट करूंगा और एक ही वाक्य में बोल दूंगा, मोहन एंड सोहन आर गुड बॉयज। तो कंजंक्शन की तरह ही बोल रहा है, लिंक करने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन, एक फ्रेज को और एक क्लॉज को दूसरी फ्रेज और दूसरी क्लॉज के साथ ये कनेक्ट करता है, बेसिकली इसी को रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, हु टेबल में पढ़ाए थे, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, हु का पोजेसिव हुज होता है, ठीक है, विच का ऑब्जेक्ट भी विच ही होता है, और विच का पोजेसिव आपका ऑफ विच होता है।
दैट और वाई का भी ध्यान रखना है, 4-5 वर्ड है, हु, हुम, हुज, दैट, विच एंड वाई, दीज आर द 6 वर्ड्स हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब देखो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द एंटीसीडेंट। कभी भी एंटीसीडेंट वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि यार मुझे तो पता नहीं एंटीसीडेंट का मीनिंग क्या होता है। बेटा कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं है, एंटीसीडेंट नाउन को बोलते हैं या तो प्रनाउन को बोलते हैं, राइट। ग्रामेटिकल भाषा में एक शब्द होता है, डिक्शनरी में अगर आप इसका लिटरल मीनिंग चेक करोगे तो नाउन प्रनाउन को ही एंटीसीडेंट बोलते हैं, राइट। बोला द रिलेटिव प्रनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द एंटीसीडेंट। बताइए ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है इनको हमें हमेशा लिखना पड़ता है एंटीसीडेंट के बिल्कुल नजदीक, ये बोल रहा है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल से आप इन दो वाक्यों को देख सकते हो, पूरा हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। अब दैट यहाँ पे मैंने बोल्ड किया बेटा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले जो द बुक है ये कॉमन नाउन है और ये इसका एंटीसीडेंट है बेसिकली, और इसके साथ में लिखा जा रहा है। सेकंड बोल रहा है आई हैव रेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर हु वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, राइट। तो यहाँ पे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, शेक्सपियर आप जानते हो, ठीक है। शेक्सपियर यहाँ पे बेसिकली एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, तो नाउन को एंटीसीडेंट को मतलब उस रिलेटिव प्रोनाउन से के साथ में लिखा गया है, राइट। ये छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है, रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द एंटीसीडेंट। अब वन बाय वन करके सारे रिलेटिव प्रोनाउंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हु कहां पे लगता है बेटा, हुम कहां पे लगता है, हुज कहां पे लगता है, ये इसका फंडामेंटल्स आज इस सेशन में बता रहा हूं। और हु और हुम को डिफरेंशिएट करेंगे फिर डिफरेंट सेशन में, वहां पे मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको हु और हुम के ही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट में कई बार हु लग जाएगा, कई बार हुम लग जाएगा, वो कैसे लगेगा वो हम देखेंगे। बोला who is used in the nominative case only for persons both in the singular and plural numbers, who is not used for inanimate things and animals। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हु को हम एज ए सब्जेक्ट बना के लिखते हैं। आप पार्ट 2 को देख सकते हो, वहां पे आपको टेबल में जब मैंने नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव, सॉरी जेनेटिव और रिफ्लेक्सिव केस वो 4 बताए थे, ठीक है। तो वहां पे हु की पोजीशन थी सब्जेक्ट के तौर पे। नॉमिनेटिव मीन सब्जेक्टिव केस होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, दोनों ही बता रहा हूं। Who is used in the subjective case, who is used in the nominative case, और who का यूज सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए होता है, पर्सन्स के लिए सिर्फ who का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप आए को अपने लिए यूज कर रहे हो, अगर आए आपके लिए यूज हो रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट मी किसके लिए यूज होगा, आपके लिए यूज होगा। इसका माय किसके लिए यूज होगा, आपके लिए यूज होगा। इसका एंड वाला रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ किसके लिए यूज होगा, आपके लिए होगा। अगर आई लिविंग के लिए लग रहा है तो मी भी लिविंग में आएगा, माई भी लिविंग में आएगा, माइन भी उसी के लिए आएगा, माई सेल्फ भी सेम पर्सन के लिए आएगा। ही इज अ गुड बॉय, ही हैज टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स। अगर ही किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम भी उसी के लिए यूज होगा, हिज भी उसी के लिए यूज होगा, हिमसेल्फ भी उसी के लिए यूज होगा। सारे जितने भी पार्ट्स हैं, राइट। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हुम होता है, इसके बाद हुम आएगा, हुम भी पर्सन्स में आता है। हुज किसके लिए यूज होता है, हुज, इसका क्या बनेगा पोजेसिव, हुज भी पर्सन्स के लिए यूज होता है। अब ये फोन यहां पड़ा है, मैं बोलता हूं ये फोन किसका है, हुज सेल फोन इज दिस। नाउन में आपको याद होगा, नाउन के अंदर बेटा हमने पोजेशन कैसे शो किया था, लिविंग में अपोस्ट्रोफी के साथ, और नॉन लिविंग में हमने कैसे शो किया था पॉजेसिव केस, पोजेशन कैसे शो किया था, ऑफ के थ्रू। द ब्लेड ऑफ फैन, द लेग्स ऑफ टेबल, राम्स बुक, मोहन अम्ब्रेला, ये नाउन का केस बनाने का मेथड था। लेकिन प्रोनाउन में ऐसे नहीं बनाते, प्रोनाउन में हु का पोजेसिव क्या होता है, हुज होता है, आई का पोजेसिव क्या होता है, माय होता है, ही का पोजेसिव क्या होता है, हिज होता है। आप बोलोगे दिस इज माय हाउस, राइट। पोजेसिव एडजेक्टिव क्यों बोला गया माय को, माइन को पोजेसिव प्रोनाउन क्यों बोला गया, क्योंकि माय के बाद आप नाउन लिखोगे, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को डिस्क्राइब करना। तो जब आप ऐसे बोलते हो दिस इज माय हाउस, तो हाउस आगे नाउन है और माय वहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव है आय का, राइट। तो माय के थ्रू आप क्या बता रहे हो, पोजेशन शो कर रहे हो, राइट। हुज सेल फोन इज दिस, तो हुज सेल फोन इज दिस। अब ये फोन किसका है, तो फोन के ऊपर पोजेशन किसी लिविंग बंदे का होगा ना, नॉन लिविंग का तो होगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है, फोन तो नॉन लिविंग है बट उसके ऊपर अधिकार तो लिविंग का ही होगा। जब हु लिविंग में आ रहा है तो होम भी लिविंग में आएगा, इसका ऑब्जेक्ट होम भी लिविंग में आएगा, इसका पोजेसिव हुज भी लिविंग में आएगा, और हु का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है। आप टेबल में चेक कर सकते हो, हु का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसके 3 केस होते हैं। तो यही बोल रहा है सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों के लिए हु ही लगेगा, और हु एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं पर्सन्स के लिए।
हु इज नॉट यूज फॉर इनएनिमेट थिंग्स एंड एनिमल्स। हु का यूज कभी भी बेटा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं करते, जानवरों के लिए नहीं करते, ये ध्यान रखना है। देखो मैंने एग्जांपल भी यहां मेंशन करे, बोला एन आर्किटेक्ट इज समवन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि यहाँ पे हु आएगा। अब यहाँ पे हुम क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन मैं आपको टिपिकली बताऊंगा हु वर्सेस हुम कॉन्सेप्ट में। सो बोला एन आर्किटेक्ट इज समवन, मतलब आर्किटेक्ट एक ऐसा बंदा होता है जो डिजाइन्स बनाता है, जो बिल्डिंग्स के डिजाइन्स बनाता है, राइट। तो हु के थ्रू हम यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट के तौर पे हम हु को यूज कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस बोल रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैन हु लेंट यू द मनी। लेंट होता है बोरो का ऑपोजिट, बोरो होता है उधार देना, लेंट होता है उधार लेना, राइट। उधार लेने को बोरो बोलते हैं, उधार देने को लेंट बोलते हैं। बोरो और लेंट बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। बोले व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैन, उस आदमी का नाम क्या था जिसने तुम्हें पैसा उधार दिया था, हु लेंट यू द मनी। अब यहाँ पे होम क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीजन मैंने बता दिया, हम करेंगे डिटेल में। थर्ड सेंटेंस में बोल रहा है एनीवन हु वांट्स टू डू द एग्जाम मस्ट एंटर बिफोर नेक्स्ट फ्राइडे। इन तीनों वाक्यों में बेटा हु का यूज एज ए सब्जेक्टिव केस के तौर पे कर रहा है। क्यों यहाँ पे हु सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट हम क्यों नहीं लिख सकते, वो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसके पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, अब आ जाते हैं हुम पे। अब हुम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हु का ऑब्जेक्ट हुम है। अगर हु पर्सन्स में आ रहा है तो भाई हुम भी पर्सन्स में आएगा, क्योंकि आई अगर मेरे लिए आ रहा है तो मी भी मैं खुद के लिए लगाऊंगा, फिर मैं माई भी अपने लिए लगाऊंगा, माई सेल्फ भी अपने लिए लगाऊंगा। तो हु हुम हुज तीनों ही पर्सन्स में लगते हैं, ये बात आपने ध्यान रखना है। तो बोल रहे हुम इज यूज फॉर पर्सन्स इन द ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस, क्योंकि हुम जो है हु का ऑब्जेक्ट होता है तो इसको सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के तौर पे कैसे आता है हु, हुम ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे आता है, ये हम डिटेल में करेंगे। बुरा एग्जांपल बोल रहा है द गर्ल whom I gave the notes has secured first division। लड़की, द गर्ल स्पेसिफिक कर रहा है जिस लड़की को मतलब मैंने नोट्स दिए थे, उसने, उसका मतलब फर्स्ट डिवीजन आ गया है, राइट। द गर्ल होम, यहां हु क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन करेंगे डिटेल में एक्सप्लेन। तो यहाँ पे राइट आंसर है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं विच के ऊपर। अभी जो विच होता है, पहले तो बोल रहा है विच को लगाते हैं एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच लगता है, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और लिविंग बींग के लिए, दोनों के लिए विच नहीं लगाते हैं। विच का ध्यान रखना है आपने, विच सिर्फ आप लिविंग बींग्स में, लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए लगा सकते हो, और विच जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी लग जाता है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो विच को हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ही लगाते हैं। विच कलर डू यू लाइक, विच सिंगर डू यू लाइक, सिंगर वहां पे फिर लिविंग है। बट द हाउस, अब हाउस यहाँ पे नॉन लिविंग है। द हाउस विच हैज अ हाई गेट इज माइन ऑलवेज यूज्ड बिफोर विच। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे थोड़ी बाय मिस्टेक लगी है, इसको ड्रॉप कर दे, ये गलत लगा रहा है, यहाँ पे खत्म कर दो इसको। द हाउस विच हैज अ हाई गेट इज माइन। तो हाउस यहाँ पे नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हम विच बिल्कुल स्पेसिफिकली यूज करते हैं। सेकंड बोल रहे द पोस्ट फॉर विच आई अप्लाइड इज परमानेंट। द पोस्ट फॉर विच, क्योंकि फॉर यहाँ पहले आ गया बेटा, तो यहाँ अप्लाइड फॉर मत सोचना। द पोस्ट फॉर विच, आप ऐसे ही बोल सकते हो द पोस्ट आई अप्लाइड फॉर विच इज परमानेंट, ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि फॉर पहले लगा दिया तो अप्लाइड के साथ फॉर नहीं आएगा, वो पहले लग चुका है। सो द पोस्ट फॉर विच आई अप्लाइड इज परमानेंट, ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है जी। ठीक है, मतलब विच यहाँ पे पोस्ट के लिए लगा रहा है, यहाँ पे विच को हाउस के लिए लगा रहा है, तो इन नॉन लिविंग थिंग्स में तो ये लगता ही है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में तो इसको लगाते ही लगाते हैं, एनिमल्स में भी लगाते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में तो ये लगता ही लगता है। लेकिन आपको विच की एक एक्सेप्शन ध्यान रखनी है। अभी पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। What the interviewer asked the candidate to what district he came from। इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से पूछा, ये इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं बेटा, ये सेंस से आपको हिट करने आने चाहिए। लैंग्वेज या भाषा, इसमें हर जगह तो रूल नहीं चलेगा। आप सोचोगे मैंने हर जगह पे रूल ही डालना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाओ। जिस दिन आपके रीडिंग स्किल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, एनहेंस हो जाएंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बिना रूल के ही टैकल कर लोगे। मैं यही चाहता हूं कि काफी जगह पे 50% आपकी सेंस से आपके काम चल जाना चाहिए, और 50% नो डाउट ग्रामर के कई बड़े टिपिकल रूल्स हैं, जैसे विद द व्यू टू के बाद जेरेंड आता है। ठीक है, तो ये टिपिकल फंडा आ गया कि विद द व्यू टू के बाद आपको V1 प्लस ING लगाना है। वी गो टू इंस्टीट्यूट विद द व्यू टू स्टडिंग होगा, स्टडी नहीं होगा। यहाँ पे सेंस धोखा दे सकती है। तो थोड़ा सा अगर आपकी सेंस प्लस आपका ग्रामर इंप्रूव हो जाए तो आपके रिजल्ट 100% आएगा, गारंटी है, राइट। तो बोला द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। अब स्टेटमेंट को जब आप पढ़ोगे तो आपको एकदम इतना जज करना आना चाहिए कि कहीं ना कहीं यार इसमें सिलेक्शन की बात हो रही है। इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से पूछा कि तुम कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आते हो भाई, राइट। तो क्या यहाँ पे सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे बी पार्ट में व्हाट लगाएंगे, नहीं बेटा, यहाँ पे आएगा विच।
डिस्ट्रिक्ट्स में सिलेक्शन की बात कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट्स बहुत होती हैं स्टेट में, हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। तो इंटरव्यू ने कैंडिडेट से जानना चाहोगा कि भाई तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हो, राइट। तो सिलेक्शन है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में से, तो यहाँ पे विच आ गया नॉन लिविंग में। नेक्स्ट देखें, द मास्टर डिडंट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द स्लेट। मास्टर, इंग्लिश जो शासन काल था अंग्रेजों के टाइम पे, मालिक को मास्टर बोलते थे और जो सर्वेंट्स होते थे उनको स्लेव बोलते थे, राइट। बट द मास्टर डिडंट नो, मालिक को ये नहीं पता था सर्वेंट्स में से गिलास किसने तोड़ा है, राइट। अब यहां तो डिस्ट्रिक्ट में से सिलेक्शन थी, नॉन लिविंग था तो हमने विच लगा दिया, नॉन लिविंग में तो ये लगता ही है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में हम नॉन लिविंग की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि मालिक को नहीं पता कि सर्वेंट्स में से, नौकरों में से गिलास किसने तोड़ा, तो यहाँ पे सिलेक्शन बेटा लिविंग में से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका हु की जगह बेसिकली विच आएगा। पहली बात तो यहाँ हु की जगह विच आएगा, हु की जगह क्या आना है यहाँ पे, विच आना है, राइट। सो द मास्टर डिडंट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द स्लेट, कि सर्वेंट्स में से गिलास किसने तोड़ा है। तो आपको ये एक्सेप्शन ध्यान रखनी है, ठीक है। ये वाली एक्सेप्शन में आप इसकी बात कर रहा था, इसी के दो एग्जांपल दे दिए, एक नॉन लिविंग का एग्जांपल दे दिया आपको, एक आपको लिविंग का दे दिया। तो जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और मैं बोलता हूं इनमें से मिस्टर गुप्ता कौन है, इनमें से मिस्टर शर्मा कौन है, कैसे बोलोगे, विच वन इज मिस्टर गुप्ता ओवर हियर, विच वन इज मिस्टर शर्मा ओवर हियर, राइट। तो सिलेक्शन है। जब आपको ध्यान रखना बेटा, जब वैसे नॉर्मली विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, राइट, लेकिन विच को आप लिविंग बीइंग में भी लगा सकते हो, जहां पे चॉइस आती है, सिलेक्शन की बात करता है। तो इन केस ऑफ चॉइस, इन केस ऑफ सिलेक्शन, आपको पता होना चाहिए कि आप विच को जो है लिविंग बीइंग में भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल से क्लियर है। मैं आपसे पूछता हूँ आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, ठीक है। सो विच इज योर फेवरेट क्रिकेटर, ठीक है। विच राइटर डू यू लाइक, विच सिंगर डू यू लाइक, विच डांसर डू यू लाइक। तो डांसर है, राइटर है, क्रिकेटर है, क्योंकि ये लिविंग है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है। तो जहां पे चॉइस आती है, सिलेक्शन आती है, वहां पे विच को आप लिविंग में भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हुज के ऊपर। अब हुज क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरा हुज इज यूज्ड इन पोजेसिव केस बोथ फॉर पर्संस एंड एनिमल्स, ठीक है। हुज का यूज आप पर्संस के लिए भी लगा सकते हो पोजेशन में, एनिमल्स के लिए भी लगा सकते हो। मेनली लोग इसको पोजेशन के लिए लिविंग में ही लगाते हैं, मतलब पर्संस के लिए लगाते हैं। पूरा द गर्ल हुज हेयर इज लॉन्ग इज माई सिस्टर। अब गर्ल का पोजेशन किसके ऊपर है, हेयर के ऊपर है, मतलब लड़कियों के ही बाल होते हैं, मतलब लंबे हेयर किसके होते हैं, गर्ल्स के होते हैं, ठीक है ना। सो बोला द गर्ल हुज हेयर इज लॉन्ग इज माई सिस्टर, जो लंबे बालों वाली जो लड़की है वो मेरी बहन है। हुज नोटबुक इज दिस, हुज सेलफोन इज दिस। तो हुज हम लिविंग पोजेशन के लिए भी लगाते हैं, एनिमल्स के लिए भी लगा देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा दैट के ऊपर। अभी जो दैट होता है बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान रखना। दैट का यूज आप लिविंग में भी कर सकते हो, नॉन लिविंग में भी कर सकते हो, राइट। हुज, हु, होम, हुज तीनों सिर्फ पर्सन्स में आते हैं, ठीक है। हुज आपका एनिमल्स के ऊपर भी पोजेशन दिखाता है, हुज पेट इज दिस, राइट, और हुज लिविंग पोजेशन भी दिखाता है। होम टिपिकली लिविंग में आता है, हुज सिर्फ पर्सन्स के लिए आता है। लेकिन जो दैट होता है, दैट का ध्यान रखना, विच आपका टिपिकली नॉन लिविंग में आता है। सिलेक्शन जहां पे होती है वहां पे विच को आप लिविंग में लगा सकते हो, अभी तक जो पढ़ाया, राइट। दैट का ध्यान रखना बेटा, दैट आप लिविंग में भी लगा सकते हो और नॉन लिविंग में भी लगा सकते हो। दैट आपका लिविंग में भी आ सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी आ सकता है, सिंगुलर में भी आ सकता है, प्लूरल में भी आ सकता है। सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है इसका। जैसे कि अब ये देखें, अब सेकंड पॉइंट वो रहा है दैट का, एक सेकंड पॉइंट इसका और भी बनता है कि दैट का सेकंड यूज ऐसे भी होता है बेटा, ये सर्टेनिटी भी बताता है। दैट एक्सप्लेन्स सर्टेनिटी, ठीक है। सर्टेनिटी क्या होती है, पक्की बात, श्योरिटी को भी बताता है दैट, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये वाला पॉइंट बताता हूं, कभी भी सेंटेंस में द ओनली आ जाए या अकेला ओनली आ जाए, एनी आ जाए, इट इज आ जाए, ऑल आ जाए, सुपरलेटिव डिग्रीज आ जाए। सुपरलेटिव डिग्रीज कौन सी होती है, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द वाइजेस्ट, द फ्यू आ जाए, द लिटिल आ जाए, इन सब के साथ हमेशा आपको दैट लिखना होता है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज किया जाता है इन सारे एक्सप्रेशंस के साथ, कभी भी आपको हु और विच को नहीं लगाना है, राइट। देखो एग्जांपल पढ़ सकते हो, बोला ही इज द ओनली मैन दैट कैन डू इट। क्यों लगता है, बेसिकली दैट क्यों लग रहा है यहाँ पे, विच क्यों नहीं लगा सकते हम, क्योंकि देखो आर्टिकल द लगा रहा है और आर्टिकल द हमेशा स्पेसिफिक होता है। मैं बोलता हूं कि यही वो पक्षी है जो गाना गाता है, यही वो पक्षी है जो गाना गाता है। तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं टिपिकली कि यार बहुत सारे पक्षी होंगे और वहां पे कोई एक पक्षी है और मैं बोल रहा हूं यार यही है वो पक्षी जो गाना गाता है, तो मैं डेफिनेट कर रहा हूं ना। तो मैं दिस इज द बर्ड, दिस इज द बर्ड दैट सिंग्स। जब भी आर्टिकल द आ गया, द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल,
या सुपरलेटिव डिग्री में भी द लगता है, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द वाइजेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द क्विकेस्ट, द फास्टेस्ट, हमेशा आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही लिखना पड़ता है इनके साथ, क्योंकि दैट भी सर्टेनिटी बताता है और आर्टिकल द भी स्पेसिफिक होता है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना बेटा कि इनके साथ आप हमेशा आर्टिकल द लिखोगे, ठीक है। कभी भी आप द लिखोगे, द आ जाएगा, द फ्यू, द लिटिल, या फिर द बेस्ट, या द ओनली, तो फिर आप उसके साथ हमेशा आर्टिकल क्या लगाओगे, मतलब आगे जाके आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट को लिखना होता है, वहां पे कभी भी आपको विच और हु से आप वहां पे आंसर नहीं दे के आओगे, ठीक है। ये शॉर्टकट याद रखना, ये सारे एक्सप्रेशंस आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे बोले अभी आपको अंडरलाइन भी कर दिए, इन सबको आप ट्राई टू कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। एक दिन में 4-5 कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखने की कोशिश करो। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। एप्टीट्यूड है बेटा, इट इज ऑल अबाउट योर गुड सिलेक्शन एंड गुड रिजेक्शन, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आपको जिनको हाथ डालना है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको छोड़ के आने हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं ज्यादा करके आऊंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा, कम करके आना है बट एक्यूरेट करके आना है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रिमेंबर। जिस बच्चे के अंदर स्पीड भी है और एक्यूरेसी भी है, रिजल्ट उसी का है। यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत मैटर करता है। यू पीपल नीड टू बी ट्रिकी ओवर हेयर, ट्रिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको ट्रिकी बनना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आप ये वो कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं है कि बहुत बहुत सीटें भर के आऊंगा, शीटें भर के आऊंगा तो मेरे मार्क्स ज्यादा आएंगे। यहाँ पे आपको कम करके आना है बट एक्यूरेट करके आना है, ये बात याद रखना। एप्टीट्यूड स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंड होता है, ठीक है जी। तो ये आपको बात बता दी, इस क्वेश्चन में आ रहा है, बताएं स्टूडेंट्स क्या होगा। इट इज द बेस्ट व्हिच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रॉडन। अब डाउन ट्रॉडन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है लो लाइंग एरियाज में जो लोग रहते हैं। पुअर पीपल को बोलते हैं, पुअर बोल सकते हो, डेस्टिट्यूट बोल सकते हो। एक वर्ड में आपको गरीब के लिए और बताता हूँ, पॉपर भी बोलते हैं बेटा। पॉपर होता है फकीर, पॉपर होता है जो फकीर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। पॉपर बोलो, PAUPER, पॉपर वी कैन से, डेस्टिट्यूट वी कैन से, डाउन ट्रॉडन वी कैन से, पुअर वी कैन से। एक फिर वर्ड और भी होता है मेंडिकेंट। वो कैप के ऊपर भी टिपिकली आपको सेशन दूंगा आगे जाके, ठीक है। वो कैप को कैसे टैकल करना है, ठीक है। 1-2 सेशन में अभी वो कैप के प्रोनाउन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको बीच में मिडल में 2 चैप्टर, 2 टॉपिक जो है, 2 क्लासेस, 2 लेक्चर आपके टिपिकली वो कैप के ऊपर भी होंगे, ठीक है। अब हर बच्चे को की प्रॉब्लम रहती है वोकेबलरी में, यार कैसे करें, याद तो रहते नहीं, वर्ड्स भूल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई सभी को ऐसा लगता है वोकेबलरी एक ऐसा सेक्शन है, फ्रेजेस एक ऐसा सेक्शन है, इडियम्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पे बच्चा लैक करता है। तो वोकेबलरी में हर बंदा ही इनकैपेबल होता है, इवन मैं भी इनकैपेबल हूँ वोकैब में। नोबडी कैन बी परफेक्ट, नोबडी कैन बी परफेक्ट इन वोकेबलरी सेक्शन। कोई 100% परफेक्ट नहीं हो सकता वोकैब में। ये जरूर हो सकता है कि आप थोड़े एज ए स्टूडेंट आप थोड़े ज्यादा इनकेपेबल हो सकते हैं वोकेबलरी में, मैं थोड़ा कम हो सकता हूँ क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो माइंड में रिटेन रह जाते हैं वर्ड्स, राइट। तो क्यों ऐसे क्यों होता है, हम भूलते क्यों हैं, ठीक है। अब एक बच्चा आ गया बोलता है सर मुझे तो बहुत भूलता है, क्या करूं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बोला क्या तुम्हें तुम्हें ही भूलता है यार, क्या तुम्हें ही भूलने की बीमारी है, तुम्हें ही भूलता है। उसके साथ दूसरा भी था, वो बोलता नहीं सर मुझे भी भूलता है। अरे भाई, तो याद करके भूलना तो नेचुरल है। जब हम कुछ याद करते हैं तो कुछ भूलना वो तो नेचुरल बात है, उसमें कुछ नया थोड़ी है। फिर मैंने उसको बोला भाई अगर तो तुझे ही भूलता है फिर तो तुझे बीमारी है, फिर तो तू डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर तेरे को दवाई देगा, फिर तेरे को तो बीमारी लग गई है भूलने की। लेकिन साथ में 2 थे, वो बोलते सर हमें भी भूलता है। मैंने बोला भाई साहब तो फिर मुझे भी तो भूलता है। इस दुनिया का ऐसा कौन सा इंसान है जो याद करके भूलता नहीं है। अरे याद करके भूलना बेटा वो नेचुरल है। हमें वोकेबलरी में अपने रिटेंशन पे काम करना है। क्या मैं ऐसे प्रोसेस फॉलो करूं वोकैब में, ठीक है। उसके लिए फिर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बताएं वोकैब को इंप्रूव करने के। हमें अपने रिटेंशन पे काम करना है कि मैं क्या ऐसा करूं कि मतलब मेरे वोकैब वर्ड्स के मीनिंग रिटेन होने लग जाएं, राइट। तो वो करेंगे, उसके ऊपर आपका फिर स्टोरी मेथड चलता है, आपका फिर रूट वर्ड वाला मेथड चलता है, निमोनिक्स वाला मेथड चलता है, ठीक है। ये कुछ मेथड्स बताएं जिनके थ्रू हम वोकैब को टैकल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल हो रहा है, इट इज द बेस्ट व्हिच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रॉडन। अब देखो द बेस्ट लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो आपको एकदम हिट करना आना चाहिए यार, विच तो आना ही नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री स्पेसिफिक कर रहा है यही सबसे अच्छा है जो सरकार को करना, सरकार कर सकती है, जो गवर्नमेंट कर सकती है, किसके लिए, डाउन ट्रॉडन के लिए। डाउन ट्रॉडन मतलब पुअर पीपल के लिए, राइट। तो क्या बेटा यहाँ पे द विच आएगा, नहीं विच नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट, राइट। तो ये मैंने आपको दैट का बता दिया, ठीक है जी। तो आप 3 और चौथा फोर्थ थर्ड और फोर्थ एग्जांपल पढ़ सकते हो। बोल रहा है, ये कहावत सबने सुनी है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल के बाद दैट आता है हमेशा। दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू,
दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, दिस इज द बर्ड दैट सिंग्स। ठीक है, तो आई होप आप दैट एक्सप्लेन सर्टेनिटी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। और दैट को जो है मेनली हम लगाते हैं लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी, दोनों में लग जाता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है फर्दर पार्ट में मैं डाल दूंगा इस कंटेंट को। तो आज का सेशन हम यहीं पे, आज हमने डिस्कस किया बेसिकली इंडेफिनिट प्रोनाउंस, उसके सारे कॉन्सेप्ट बता दिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस, उसके बाद हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कर दिया और रिलेटिव प्रोनाउंस का आपको हु, whom, whose, दैट और विच को बता दिया कि ये कहाँ कहाँ पे लगते हैं, लिविंग में कौन सा लगता है, नॉन लिविंग में कौन सा लगता है। ठीक है जी, अगला सेशन में मिलते हैं स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।